आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में सबसे पहले हमने जो होम असाइनमेंट हमारी थी केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस के लिए वॉल्यूम 2 में से क्वेश्चन नंबर 31 और 35 चैप्टर 4 ऑडिट रिपोर्ट के दो केस स्टडी के क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करने हैं। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 6 लीगल रिक्वायरमेंट में से केस स्टडी के दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हमने, क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। और फिर इसके बाद हम करंट जो हमारा चैप्टर चल रहा है इसकी तरफ चलेंगे। आज हमने जो कंसेप्ट सीखने हैं वो है थ्रेट्स टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। तो पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 में क्वेश्चन नंबर 31। जी आप सबके सामने चैप्टर 4 क्वेश्चन नंबर 31 वॉल्यूम 2 पेज है हमारा 20। इसमें बताइए 31 पार्ट ए, 31 के पार्ट ए में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर हो गया हमें कि ये सिलेक्टिव रिवैल्यूएशन का केस है और सिलेक्टिव रिवैल्यूएशन मिस स्टेटमेंट होती है। ठीक है, अगर 8 में से 5 प्रॉपर्टीज की रिवैल्यूएशन करवाई तो चाहे 5 प्रॉपर्टी की जो रिवैल्यूएशन हुई वो सही रिकॉर्ड कर लिया आपने, लेकिन बाकी की 3 की रिवैल्यूएशन तो नहीं ना करवाई। ठीक है, इसी तरह वो 3 में से उसने कहा है कि 8 में से 3 प्रॉपर्टीज की रिवैल्यूएशन करवाई, तो कुछ प्रॉपर्टीज की रिवैल्यूएशन करवाना और कुछ की रिवैल्यूएशन ना करवाना, ये क्या होगा? मिस स्टेटमेंट। चलिए 31 ए में कोई इशू नहीं है, ओके कर दूं इसको। 31 पार्ट बी, बी में कोई इशू? जी मेरे भाई, बी डिस्कस करो साथ। चलिए बी में कह रहा है कि हमारा क्लाइंट है, उसने इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन फेयर वैल्यू से कॉस्ट पे शिफ्ट कर गया है। बताइए फेयर वैल्यू से कॉस्ट पे शिफ्ट करना ये चेंज इन एस्टिमेट है या चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी? चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी है ये, तो काउंटिंग पॉलिसी चेंज की। अच्छा, क्वेश्चन में वो ये नहीं कह रहा कि इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बताएं, क्वेश्चन में 2 चीजें मांग रहा है, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट भी मांग रहा है, बल्कि लेकिन उससे पहले क्या और चीज रिक्वायर कर रहा है? डिस्कस द मैटर यू शुड कंसीडर इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव सिचुएशन। इस सिचुएशन में आप कौन से मैटर कंसीडर करेंगे? हम कहेंगे पहली लाइन लिखेंगे चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी है, और फिर दूसरी लाइन में लिखेंगे हम वैल्यूएट करेंगे एज ऑडिटर कि क्या ये काउंटिंग पॉलिसी आईएफआरएस के मुताबिक है कि नहीं, यानी क्या ये काउंटिंग पॉलिसी इसकी अकाउंटिंग और डिस्क्लोजर आईएफआरएस के मुताबिक होने चाहिए। अगर इसकी काउंटिंग या डिस्क्लोजर आईएफआरएस के मुताबिक नहीं है तो फिर क्या होगा? मिस स्टेटमेंट। ओपिनियन देंगे क्वालिफाइड या एडवर्स, जो मटेरियल या परवेसिव के लिहाज से। और अगर इसकी अकाउंटिंग और डिस्क्लोजर आईएफआरएस के मुताबिक हैं फिर मिस स्टेटमेंट नहीं, अनमोडिफाइड ओपिनियन देंगे, लेकिन क्या इंक्लूड करेंगे? की ऑडिट मैटर। आपको की ऑडिट मैटर की एग्जांपल बताइए ना, चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी की ऑडिट मैटर आएगा। यहां तक क्लियर है? अच्छा क्लियर है तो मुझे बताइए, मैंने कहा काउंटिंग पॉलिसी जब चेंज हुई तो हमने देखना होता है इसकी काउंटिंग और डिस्क्लोजर। मुझे बताइए जब काउंटिंग पॉलिसी चेंज हो क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होती है इसकी? क्या कुछ चीजें डिस्क्लोज करनी होती है जब काउंटिंग पॉलिसी चेंज हो? आइए सेट नहीं पढ़ा हुआ आपने? नहीं, चले वो एक स्टैंडर्ड है, उसमें वो काउंटिंग भी बताता है और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स भी बताता है। अकाउंटिंग के बारे में कहता है कि ये इसकी काउंटिंग होनी चाहिए रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव का लफ्ज कभी सुना है आपने? हाँ, प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि आज से जो भी चेंज करने लगे हैं उसका इफेक्ट इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अगले सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आएगा, ये होता है प्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये होता है कि जो भी चेंज कर रहे हैं आप उसका इफेक्ट पिछले सालों में और इस साल में आएगा, फ्यूचर ईयर इफेक्ट नहीं होंगे उससे। ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, एस्टिमेट्स की काउंटिंग होती है प्रोस्पेक्टिव, लिख ले, एस्टिमेट्स की काउंटिंग होती है प्रोस्पेक्टिव, और चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी की, चेंज इन एस्टिमेट की काउंटिंग होती है प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, और चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी की काउंटिंग होती है रेट्रोस्पेक्टिव। दोबारा से सुनने मेरे भाई, चेंज इन काउंटिंग एस्टीमेट इज इक्वल टू प्रोस्पेक्टिव अकाउंटिंग या प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन।
और चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी इज इक्वल टू रेट्रोस्पेक्टिव अकाउंटिंग या रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। क्लियर हो गई जी बात जी। तो यहां पे आपको याद है क्वेश्चन किया था हमने केस स्टडी जिसमें वो एरर था, एरर की काउंटिंग भी रेट्रोस्पेक्टिव होती है। एरर था, उसने कहा था नहीं मैं फ्यूचर ईयर में एडजस्ट करूंगा। हमने कहा भैया ये तो तुम गलत कर रहे हो, एरर तो रेट्रोस्पेक्टिव होना चाहिए। अकाउंटिंग पॉलिसी के साथ एरर भी लिख लें। जी क्वेश्चन नंबर 31 में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट हमारा 35 पेज 21 क्वेश्चन नंबर 35 के ए में कोई प्रॉब्लम? डिस्कस कर देते हैं इसको। कहता है इन नवंबर 2012, पहले मैं रिक्वायरमेंट पढ़ दूं केस स्टडी से पहले। डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ ईच मैटर ऑन ऑडिट रिपोर्ट। चलें ऑडिट रिपोर्ट भी इंपैक्ट पूछ रहा है, इसके अलावा कोई और चीज नहीं पूछ रहा। इन नवंबर 2012 वजीर लिमिटेड एंटर इनटू ए 5-year कॉन्ट्रैक्ट विद सफीर लिमिटेड फॉर सप्लाई ऑफ स्पेसिफिक पार्ट्स। सप्लाई वाज टू कमेंस ऑन 1 April 2013. In December 2012, WL purchased plant and machinery specifically for the contract with SL at a price of rupees 150 million with useful life of 5 years. कहता 150 मिलियन की मशीनरी खरीद ली, किसके लिए? सफीर के। सफीर के जो भी ऑर्डर देगा अब इस मशीनरी पे बना करेंगे। However, in January 2013, SL incurred heavy losses in natural disaster and went into liquidation. ठीक है, अब इसमें जो सबसे, इस पूरे केस में जो सबसे अहम लफ्ज था नेचुरल डिजास्टर, इसको अंडरलाइन कीजिए। और ईयर एंड के बाद नेचुरल डिजास्टर हुआ और हमारा कस्टमर जो है वो बैंकरप्ट हो गया। ड्यूरिंग 2012 सेल टू एसएल अमाउंटेड टू ₹5 million and the amount receivable from SL at the year end was 450,000. कहता है ड्यूरिंग ईयर सेल 5 मिलियन की थी और आउटस्टैंडिंग जो रिसीवेबल था एंड पे 450,000 था। फॉर द ईयर एंड 31 December 2012, WL had earned profit before tax of ₹125 million. Turnover for the year was ₹900 million and the net assets as of that date were ₹1.2 billion. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से 3 उसने एरियाज की इंफॉर्मेशन हमें दी, प्रॉफिट की, टर्नओवर की, नेट एसेट्स की। बताइए रिपोर्ट के क्वेश्चन में जब हमें ये इंफॉर्मेशन देता है इसका मकसद क्या है? मटेरियलिटी कैलकुलेट करना। अच्छा, मटेरियलिटी तो एक बेंचमार्क की बेस पे कैलकुलेट करते हैं, बाकी 2 किस लिए दिए उसने? हमें कंफ्यूज करने के लिए। तो बताइए हम बेंचमार्क किसको सेलेक्ट करेंगे? मटेरियलिटी, प्रॉफिट, 5% ऑफ प्रॉफिट वो हमारा बेंचमार्क होगा। अब मटेरियलिटी लेवल कैलकुलेट कर लिया, मुझे ये बताइए सब्सिक्वेंटली ऑफ डेटर नॉर्मली एडजस्टिंग इवेंट होती है। क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है? ये एडजस्ट क्यों नहीं है? नेचुरल डिजास्टर। भाई नेचुरल डिजास्टर अगर हमारे लिए नॉन एडजस्टिंग है तो हमारे कस्टमर के लिए भी नॉन एडजस्टिंग है, तो एडजस्टमेंट तो नहीं आएगी, ये तो पक्की बात है। क्या डिस्क्लोजर आएगा इसका? बिल्कुल डिस्क्लोजर आएगा। ठीक है, तो हम इसको डिस्क्लोज करेंगे। अच्छा, डिस्क्लोजर में हम रिसीवेबल की अमाउंट भी डिस्क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि रिसीवेबल भी वो प्रोविजन, मतलब उनकी रिकवरेबिलिटी कम हो गई। और इंपेयरमेंट वाला मशीनरी, इंपेयरमेंट ऑफ मशीनरी, इसको भी डिस्क्लोज कर सकते हैं। अगर सब्सिक्वेंट इवेंट मटेरियल हो तो उनको डिस्क्लोज करना होता है। तो यहां पे चूंकि ये मटेरियल है, किस वजह से? अच्छा, रिसीवेबल की वजह से मटेरियल नहीं है, किस वजह से? मशीनरी की वजह से मटेरियल। लेकिन जब डिस्क्लोज कर ही रहे हैं तो चूंकि बाकी भी रिलेटेड है उनको भी डिस्क्लोज कर दें। तो हम इंपेयरमेंट ऑफ मशीनरी और बैंकरप्सी ऑफ डेटर को एडजस्ट तो नहीं करेंगे, डिस्क्लोज कर देंगे। अगर मैनेजमेंट ने इनको डिस्क्लोज नहीं किया, मिस स्टेटमेंट, क्वालिफाइड। अगर डिस्क्लोज कर दिया तो
अनमोडिफाइड ओपिनियन, एमसीक्यू मैटर। भाई एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ लिस्ट में कौन सी आइटम थी जिसमें लिखा हुआ था सब्सिक्वेंट, सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट इवेंट। शाबाश। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? मटीरियल भी परवेसिव, दोनों के लिए कंबाइंड वर्ड यूज किया जाता है सिग्निफिकेंट। तो हमारा ये मैटर मटीरियल है, इसका मतलब सिग्निफिकेंट है। भाई क्लियर हो गई ये बात? 35 के ए में और कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए बी में आए, बी में कोई इशू जी? ए में बताइए। नहीं, एडवांस ओपिनियन को देगा, क्वालिफाइड ओपिनियन है। अब देखिए मटीरियलिटी लेवल कैलकुलेट करें ये हाँ, और इंपेयरमेंट हुई तकरीबन 150 मिलियन। अच्छा आप कह रहे हैं वो प्रॉफिट के 100% से भी ज्यादा सर, ये कह रहे हैं? देखें जब प्रॉफिट दिया हुआ है मटीरियल, परवेसिव क्या होता है? सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल, सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ इनकम स्टेटमेंट तो नहीं कहा, सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ बैलेंस शीट तो नहीं कहा, क्या कहा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दोनों आ जाते हैं। तो याद रखें जब तक हम परवेसिव नहीं कहेंगे किसी चीज को, अगर अमाउंट दी हुई है, जब तक वो अगर बैलेंस टोटल एसेट्स दिए हैं तो उनका भी 50% से ज्यादा होना चाहिए, इनकम स्टेटमेंट दी है उसका भी 50% से ज्यादा होना चाहिए। यानी परवेसिव तब बनेगा जब इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों के लिए परवेसिव है, दोनों के लिए सब्सटेंशियल है। ठीक है, दोनों के लिए। ये प्रॉफिट के तो 50% से ज्यादा है, इनकम स्टेटमेंट के लिहाज से तो ये परवेसिव हो सकता है। लेकिन बताइए उसने टोटल एसेट की फिगर दी हुई है, क्या टोटल एसेट्स के भी 50% से ज्यादा है? तो क्या ये सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है? नहीं बनता, इसीलिए सिर्फ मटेरियल है। ये बात समझ आ गई है? चलिए और कोई क्वेश्चन जी? अगर ये के दौरान ही डिजास्टर हो तो फिर वो तो हमारा कंफर्म रिकॉर्ड होना है, वो तो उसी साल की ट्रांजैक्शन है। ये तो सब्सिक्वेंट इवेंट है ही नहीं ना, ये तो सब्सिक्वेंट इवेंट ही नहीं है, ये तो साल की ट्रांजैक्शन है, वो तो 100% कंफर्म है रिकॉर्ड होगी। जो उसी साल में डिजास्टर है वो तो 100% कंफर्म है उसी साल की ट्रांजैक्शन हो, उसमें सब्सिक्वेंट इवेंट सोचने की जरूरत ही नहीं है। जी मेरे नहीं, वो उस मशीनरी की सप्लाई, जो मशीनरी खरीदी है ना उसकी सप्लाई शुरू होगी अगले साल। जाहिर है हमारा ऑलरेडी कस्टमर है, वो ऑलरेडी कस्टमर है हमारा। पहले थोड़े लेवल पे हम उसको सेल कर रहे थे, अब उसे ज्यादा लेवल पे सेल कर रहे हैं। ठीक है जी? जी और कोई क्वेश्चन? ये मेरे भाई इसलिए मैं कहता हूँ टाइम पे आया करें, थोड़ा आगे बैठा करें, आगे हो जाए भाई। लेक्चर हो के फिर आपकी एडजस्टमेंट कराना पड़ती है। भाई ये खुदा का खौफ करें यार, आगे कितनी दफा आपको कहा। ए मेरे भाई तेरा बैग भी सीए कर रहा है? जी सी में कोई प्रॉब्लम? 35 के सी में कोई प्रॉब्लम? सी में प्रॉब्लम है? अच्छा बी में तो कोई इशू नहीं है ना? बी में जी पूछे। यहाँ पे लिखा है नहीं, ट्रेस हो गया तो ट्रेस हो गया। तो देखिए अगर वो क्वेश्चन में अगर कोई गलती होती उसमें तो वो हमें क्वेश्चन में बता देता। अगर क्वेश्चन में उसने किसी चीज का जिक्र नहीं किया, किसी प्रॉब्लम का जिक्र नहीं किया, इसका मतलब है वो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक। सी ड्यूरिंग द ईयर जेएलएम लिमिटेड पेड 10% डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स। भाई ये तो मिस स्टेटमेंट होती है। मिस स्टेटमेंट होती है क्या? नहीं होती। तो ये क्या है? कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमने डिविडेंड पे कर दिया, ठीक कर दिया। आगे चलते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ एन एरर, गलती से क्या हुआ? ज़कात कुड नॉट बी, ज़कात डिडक्ट नहीं हो सकी, ज़कात डिडक्ट नहीं हो सकी। द अमाउंट इन्वॉल्व वाज ₹22,000 व्हिच वाज डिपॉजिट एंड चार्ज एज अदर एक्सपेंसेस। अच्छा आपने टैक्स पढ़ा है, मुझे बताइए अगर हमने किसी से विदहोल्डिंग टैक्स काटना था, डिडक्ट नहीं किया, एफबीआर वाले क्या कहेंगे? अच्छा चलो गलती होगी माफ कर देंगे, कहेंगे भाई अपनी जेब से दो।
अब जब कंपनी अपनी जेब से वो टैक्स देगी तो उसको एक्सपेंस रिगार्ड करेगी ना, एक्सपेंस ही रिगार्ड करेगी ना, पेनल्टी जो है डाल एक्सपेंस ही रिगार्ड करेगी। उसी तरह मुझे ये बताइए कि अगर हमने डिविडेंड पे किया, इस पे ज़कात डिडक्ट करनी थी, आपको पता है क्या ज़कात से रिलेटेड हम कोई रिपोर्ट में बात करते हैं? बिल्कुल बात करते हैं अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में। अच्छा, ज़कात के ऊपर दो बातें करते हैं। पहली बात करते हैं कि ज़कात डिडक्ट की कि नहीं की, और दूसरी बात करते हैं ज़कात डिपॉजिट करवाई कि नहीं करवाई। यहां पे देखे, अगर तो वो कहता ना डिडक्ट भी कर ली डिपॉजिट भी कर दी, हम कहते अच्छा ठीक है, रिपोर्ट में लिखेंगे ज़कात हैज बीन डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड इन अकॉर्डेंस विद वो ज़कात एंड नूशल ऑर्डिनेंस जो भी है। अब इसमें कह रहा है डिडक्ट नहीं की, डिपॉजिट करवा दी, क्या हमारा ज़कात वाला ओपिनियन इफेक्ट होगा? बिल्कुल वो मॉडिफाई होगा। कैसे मॉडिफाई होगा? हम कहेंगे ज़कात हैज नॉट बीन डिडक्टेड। दो ज़कात के बारे में दो बातें बतानी है ना, डिडक्शन की डिपॉजिट की। ज़कात हैज नॉट बीन डिडक्टेड बट हैज बीन डिपॉजिटेड इन सेंट्रल ज़कात फंड। ठीक है, तो रिपोर्ट पे हमारा कौन सा एरिया इफेक्ट हो रहा है? अदर रिपोर्टिंग। मेन ओपिनियन जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला है, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो अनमोडिफाइड ही जाएगा। ये सिर्फ ज़कात वाला ओपिनियन इफेक्ट हो रहा है जी। नहीं, एक्सपेंस का वो एक्सपेंस ही रिकॉर्ड करना था, और क्या करना था हमने। अब आपके ख्याल में जिनको हमने डिविडेंड दे दिया है उन्हें कहेंगे भैया वापस आके अपना जरा डिडक्ट करवाओ ज़कात, वो आएंगे वापस? वो कहेंगे भाग जाओ भाई, कोई पैसा नहीं है। ठीक है, तो हमारी कंपनी की गलती है तो वो उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब खुद बताए, हमारा ड्राइवर माल लेके जा रहा हो किसी दूसरी जगह पे, रास्ते में चालान हो जाए, हम क्या ड्राइवर से ये कहेंगे भाई तेरी गलती है तो पैसे दे हमें? ड्राइवर कहेगा सर आपका सामान लेके जा रहा था, वो चालान हो गया, खर्चा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस के तौर पे ही रिकॉर्ड करते हैं। इस तरह के खर्चे जो गवर्नमेंट की तरफ से पेनल्टीज वगैरह होती है ना, एक्सपेंस के तौर पे ही रिकॉर्ड होती है जी। और कोई क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट फिर आ जाए रिपोर्ट वाली केस स्टडीज की तरफ। रिपोर्ट वाली केस स्टडी में पहले क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 15 पे आइए। इसमें दो क्वेश्चन कह रहा है, कंपनीज एक्ट के मुताबिक जवाब दीजिए मुझे। ए में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है जी मेरे भाई जी। कार कर रहा है हाँ जी, रहेगी, हो जाएगा। क्या उसने हमसे ये पूछा है कि मुझे अपॉइंटमेंट के बारे में बताओ, अपॉइंटमेंट सही है कि नहीं, कि उसने पूछा है मुझे बाद में भी सारी कहानी बताओ? पहले तो रिक्वायरमेंट में क्लियर हो जाए। रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है? अपॉइंटमेंट बताओ सही हुई कि नहीं। अपॉइंटमेंट के ऊपर 90 डेज हो गए थे कि नहीं, तो इसका मतलब है अपॉइंटमेंट में कोई इशू नहीं, अपॉइंटमेंट ठीक है। मैं उसकी तरफ आ रहा हूं। पहले तो देखिए, हमें पहले पता होना चाहिए क्या चीज रिक्वायर्ड है और क्या चीज हम अपनी मर्जी से दे रहे हैं। मैं डिस्कस दोनों करूंगा, लेकिन पहले रिक्वायरमेंट क्लियर कर। रिक्वायरमेंट में कह रहा है अपॉइंटमेंट के ऊपर मुझे बताओ, तो हमने अपॉइंटमेंट के ऊपर उसे क्या बता दिया कि अपॉइंटमेंट ठीक है, कोई इशू नहीं। क्योंकि जिस वक्त वो पॉइंट हो रहा है बिल की अमाउंट पेंडिंग है, बिल की अमाउंट अनपेड है, लेकिन अपॉइंटमेंट के वाले दिन 90 दिन नहीं गुजरे, अपॉइंटमेंट वैलिड है। अब अगला क्वेश्चन, आप अगर एडिशनल इसको क्वेश्चन को आगे अपॉइंटमेंट के बाद वाला पॉइंट भी डिस्कस करना चाहें कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे लेकिन अपॉइंटमेंट के बाद इसे 90 दिन पूरे होने से पहले पहले पूरा बिल पे कर देना चाहिए। अगर ये पूरा बिल पे नहीं करता और 90 दिन पूरे हो जाते हैं तो फिर ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये बात लिख सकते हैं इसको। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इंस्टॉलमेंट करवाने से वो ये नहीं होता, वो फिर भी अनपेड ही रहेगा, अनपेड ही रहेगा जी। और कोई क्वेश्चन भैया? तसल्ली मुतमिन है जी। बी में कोई प्रॉब्लम? बी अच्छा क्वेश्चन था, बी डिस्कस कर दें। ज़बानी कलामी के डायग्राम बना के, डायग्राम बना के, ये नोट कर लिया आपने? ये नोट नहीं किया आपने? ये क्यों नहीं किया? तो नोट कर ले इसको। हाँ, आप मोबाइल निकालें, आप तस्वीरें बस क्लिक पे, आजकल तो क्लिक पे नोट्स बन जाते हैं ना, क्लिक मारे इसको, नोट्स बनाए। मैं इसके ऊपर फिर डायग्राम बनाता हूँ।
ले भाई, चलिए अब ये वैसे मैंने पूरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपके सामने रख दिया, पढ़ाना मैंने नहीं था ये इतना, ठीक है। ये दो वाले थ्रेट है, ये हमने कल पढ़ने हैं, ठीक है, आज नहीं पढ़ना। लेकिन मैंने कहा आपको पिक्चर पूरी क्लियर हो कि आप कल को ये ना कहें सर ये थ्रेट कहाँ से आ गए। ये कल कोई छुट्टी नहीं है, राइज में सैटरडे को छुट्टी नहीं होती, बल्कि कभी कभी संडे को भी नहीं होते। हाँ, ऑडिट में ऐसा नहीं होगा, ऑडिट में हमेशा संडे को छुट्टी होगी जी। 15 का पार्ट बी कह रहा है जुबैर एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैज रिसीव्ड एन ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ हारून लिमिटेड HL. Saima, who is the wife of a partner of ZC, is the chief executive of Jameel Limited. JL is an associated company of HL. Saima also holds 100,000 shares in JL. समझ आई कुछ? अच्छा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आई, अल्लाह जाने। अब दो कंपनीज, क्या क्वेश्चन में दो कंपनीज इन्वॉल्व हो गई? जब कभी क्वेश्चन में दो कंपनीज इन्वॉल्व हो, हमने क्या करना है? स्ट्रक्चर डायग्राम बनानी है। डायग्राम हमारी बनती है कुछ इस तरह की, बताइए यहां पे क्या आता है? ऑडिटर, और इस जगह पे कौन? क्लाइंट जिसके लिए अपॉइंट होने जा रहे हैं वो कौन है? HL है। और ये इधर कौन, क्या चीज आती है? वो दूसरी कंपनी जो कौन सी है भाई? स्पाउस आ रहा हूं भैया लेके यार। अच्छा, ये स्पाउस ऑफ पार्टनर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ जमील लिमिटेड। इसमें दो इशू, पहला इशू और दूसरा इशू। स्पाउस इज डायरेक्ट, दो इशू है। स्पाउस इज चीफ। अच्छा बताइए, चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है कि नहीं होता? लॉ में पढ़ा था, होता है। तो स्पाउस इज डायरेक्टर, एक तो ये लिख दिया, और दूसरा क्या लिखा? शेयर होल्डर। दोनों में स्पाउस इज शेयर। अच्छा मुझे बताइए, क्या मुझे एक इशू डिस्कस करना है कि दोनों? हाँ, अच्छा मर्जी आपकी, पहले जो सा मर्जी इशू डिस्कस कर ले, करने दोनों। तो देखिए मैंने दोनों इशू जो उसने क्वेश्चन में वो प्रेजेंट कर दिया आपके सामने। अब बताइए, क्वेश्चन में जहां कहीं दो कंपनीज हो तो हमने क्या डिसाइड करना होता है? दोनों का रिलेशनशिप क्या है, एसोसिएटेड सब्सिडरी है कि नहीं है। अब यहां तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देता है, जैसे वो आपको याद होगा 13 मिलियन 130 मिलियन, जिससे हमने डिसाइड किया कि भाई होल्डिंग एसोसिएटेड है कि नहीं, या हमें खुद से बता देता है। इस क्वेश्चन में क्या किया उसने? जिंदगी आसान कर दी हमारी, खुद से बता दिया। अब ये दोनों क्या है? एसोसिएटेड। अच्छा, पहला इशू डिस्कस करते हैं, स्पाउस इज शेयर होल्डर। बताइए क्या HL में अपॉइंटमेंट हो सकती है? हो सकती है, प्रोवाइडेड एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट डिस्क्लोज करे विद इन 90 डेज। डिस्क्लोज, अगर क्लाइंट के एसोसिएट कंपनी के शेयर्स हैं, डिस्क्लोज करने होते हैं, डिस्पोज करने होते हैं। ये क्लियर हो गया? बी, स्पाउस इज डायरेक्टर। अब बताइए, स्पाउस डायरेक्टर है तो JL के लिए डिस्क्वालीफाइड। अच्छा, JL के लिए डिस्क्वालीफाइड तो उसकी होल्डिंग सब्सिडरी के लिए भी डिस्क्वालीफाइड। भाई ये लाइन कहाँ लिखी हुई थी? एंड पे, वो दिखाए एंड पे, कहाँ पे लाइन लगाए जरा, कहाँ पे? और वहां पे आंखें खोल के, दिमाग की बत्ती जला के आपने देखना है कि क्या लिखा हुआ है। क्या वहां पे ये लिखा हुआ है कि जो एक कंपनी के लिए डिस्क्वालीफाइड उसकी होल्डिंग सब्सिडरी के लिए भी डिस्क्वालीफाइड, या ये लिखा हुआ है जो एक कंपनी के लिए डिस्क्वालीफाइड एसोसिएटेड कंपनीज के लिए भी डिस्क्वालीफाइड? पक्की बात है, अंडरलाइन करें उसको। बताइए यहां पे अब JL के लिए डिस्क्वालीफाइड है, तो बताइए HL के लिए डिस्क्वालीफाइड है कि नहीं? नहीं। क्यों नहीं है? एसोसिएटेड होल्डिंग सब्सिडरी नहीं है। लेकिन वो अगर वो होती, वो होल्डिंग सब्सिडरी भी होती तो वो बताता।
लिखा कुछ आधी बात जब हमेशा करता है ना, स्टूडेंट की आदत आधी बात करेगा उसके बाद ही बात नहीं करेगा। पहले मुझे किस केस में डिस्क्वालीफाइड किया हुआ, ए में बी में किया हुआ, पहले तो ये बता क्या कह रहा है, डिस्क्वालीफाइड है क्या उसने? हाँ, अगर होल्डिंग सब्सिडरी होती तो डिस्क्वालीफाइड होता ना। वो कह रहा है कि ये एसोसिएटेड है, दोनों ऑप्शन डिस्कस कर रहा होगा वो असल में, तो ये बताए ना। ठीक है, आपने दोनों ऑप्शन डिस्कस नहीं करनी, जो मैं आपको करवा रहा हूं आपने वैसे काम करना है। क्या कि ये एसोसिएटेड कंपनी है, होल्डिंग सब्सिडरी नहीं है, एसोसिएटेड है, इसीलिए इसके लिए डिस्क्वालीफाइड, तो एचएल के लिए भी डिस्क्वालीफाइड नहीं है। भाई बात समझ आए? शेयर होल्डिंग की वजह से एसोसिएट कवर होते हैं, डायरेक्टर की वजह से एसोसिएट वाली बात कवर नहीं होती। वो तो होल्डिंग सब्सिडी और फिर डिस्क्वालीफाइड होगा। भाई एक लेकिन उन्होंने क्वेश्चन पूछा था जी मेरे भाई, समझ आ गया ये क्वेश्चन? चलिए 16 क्वेश्चन भी इसी तरह का है, तो बताइए एक्सप्लेन कर दूं, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जेएल में होल्डिंग सब्सिडरी बन जाती है तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा डायरेक्टरशिप की वजह से। ठीक है, दो इश्यूज हैं, समरी बता देता हूं इसकी। एक शेयर होल्डिंग वाला इशू है, एक डायरेक्टर वाला। पहले शेयर होल्डिंग वाला सुन लें। शेयर होल्डिंग ए में है तो डिस्क्लोज डिस्पोज करनी पड़ेगी, बी केस में भी डिस्क्लोज डिस्पोज करनी पड़ेगी, सी में डिस्क्लोज डिस्पोज करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? एसोसिएटेड है। अब डायरेक्टरशिप की बात कर लें। ए वाले केस में डायरेक्टरशिप की वजह से डिस्क्वालीफाइड है, होल्डिंग सब्सिडरी है। बी वाले केस में डिस्क्वालीफाइड नहीं है, क्योंकि डायरेक्टरशिप की वजह से होल्डिंग सब्सिडरी की डिस्क्वालिफिकेशन आती है, एसोसिएटेड की नहीं आती। और सी वाले केस में तो बिल्कुल भी नहीं है ना, एसोसिएटेड भी नहीं है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? क्लोज कर दें अब फिर केस स्टडी प्रैक्टिस। चले, केस स्टडीज हमारी हो गई। इसके अलावा प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। जी, ऑब्जेक्टिविटी में कह रहा है कि हमें जो भी डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए वो विदाउट एनी अनड्यू बायस करनी चाहिए, विदाउट अनड्यू इन्फ्लुएंस करनी चाहिए, किसी के प्रेशर में नहीं आना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये है। और फिर कहता है ऑब्जेक्टिविटी उस सूरत में अचीव हो सकती है जब आप इंडिपेंडेंट हो। एग्जाम्पल्स मैं भी शेयर करता हूं, ये सारी एग्जाम्पल्स ही हैं जो शेयर करनी है आपके साथ। एसोसिएशन का मतलब ये होता है कि आपने कोई क्लाइंट का के बिहाफ पे कोई भी काम किया हो तो हम कहेंगे आप क्लाइंट के साथ एसोसिएटेड हो गए। वो जरूरी नहीं कि ऑडिट या रिव्यू ही हो, वो कोई दूसरा काम भी हो। क्लाइंट अगर हमें कहे टैक्स रिटर्न फाइल कर दो हमारे बिहाफ पे, हम क्लाइंट के साथ एसोसिएटेड हो गए। क्लाइंट हमसे कहे भैया आप हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर दो, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ एसोसिएटेड हो गए। ठीक है, तो क्लाइंट ने कोई भी क्लाइंट के बिहाफ पे काम करेंगे, इसका मतलब है आप उस काम के साथ एसोसिएटेड हो गए। जी, और क्यों? फैक्टर वो इतने अहम नहीं है। बार फैक्टर में ये कह रहा है जब आपने डिसाइड कर लिया कि डिस्क्लोज करना है, उसके बाद तीन चीजें ध्यान में रखें। किताब में शायद हेडिंग कुछ इस तरह की है कि उससे ये क्लियर नहीं हो रहा कि डिसाइड करने के बाद फैसला करना है, ये तीन, तो उसको लिख ले। ठीक है, आफ्टर इट हैज बीन डिसाइडेड टू डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, ऑडिटर तीन चीजें डिसाइड करेगा। पहली चीज कि इंफॉर्मेशन जो भी डिस्क्लोज करनी है सब्सटेंशिएटेड हो यानी वेरीफाइड हो, और दूसरा किसी इनोसेंट थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट इफेक्ट ना हो, और तीसरा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन और टू होम टू कम्युनिकेट। वो कोई थर्ड पार्टी हो सकती है ना, कोई थर्ड पार्टी हो जिसका नाम आ रहा बिला वजह बेचारे उसका वो हद के इसका दावा ना कर दें हम पे। और कोई क्वेश्चन? चलिए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। कल हमने ये सीखा था कि कोड ऑफ एथिक्स जो है वो तीन हिस्सों में डिवाइडेड है। एक फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स, दूसरा थ्रेड्स और तीसरा सेफगार्ड। फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल का मतलब है वो असूल जिनको हमने फॉलो करना है।
थ्रेट्स का मतलब है वो सिचुएशन, थ्रेट का मतलब अच्छे तरीके से समझ लीजिए, थ्रेट का मतलब वो सिचुएशंस जिनकी वजह से हो सकता है हम प्रिंसिपल्स को फॉलो ना कर सकें, उन सिचुएशन को, उन प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस को हम कहते हैं थ्रेट। और सेफगार्ड का मतलब ये है कि हमें अगर थ्रेट को फेस करना पड़ता है, हमें क्या कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्या एक्शन लेने पड़ेंगे उस थ्रेट को रिड्यूस करने के लिए या खत्म करने के लिए। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा प्रिंसिपल्स के बारे में, आज के लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं थ्रेट्स के बारे में। स्टार्ट करें जी। ये टोटल 5 थ्रेट्स हैं, जैसे फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल भी कितने 5 और थ्रेट्स भी कितने 5, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट भी कितने, वो भी 5 था। तो थ्रेट्स में कह रहा है 5 थ्रेट, कौन कौन सा थ्रेट, पहला सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट, 5 थ्रेट है। अब वन बाय वन हम इन थ्रेट को समझेंगे और खास तौर पे इनकी एग्जाम्पल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि वो इन्हीं एग्जाम्पल्स में से केस स्टडी बनाता है, इन्हीं एग्जाम्पल को वो खोलता है, एलैबोरेट करता है और फिर कोई ना कोई केस स्टडी बना देगा। तो इसीलिए हम ये कंसेप्ट भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन साथ ही साथ हम केस स्टडीज को सामने रख के इन एग्जाम्पल्स को डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे, ताकि आपको अंदाजा हो जाए आई कैप कैसे इन क्वेश्चंस को केस स्टडी में पूछता है। पहला थ्रेट सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। कहता है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट कब अराइज होता है, कहता है व्हेन ए टीम मेंबर विल बी इन्फ्लुएंस्ड बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट, व्हेन ए टीम मेंबर विल बी इन्फ्लुएंस्ड बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट। पहली चीज नोट कीजिए, लफ्ज यूज कर रहा है टीम मेंबर। भाई कंपनीज एक्ट में तो जब हम बात करते थे तो हम कहते थे ऑडिटर या कहते थे पार्टनर, यहां पे कह रहा है टीम मेंबर। क्यों, क्या फर्क है? क्योंकि कंपनीज एक्ट सिर्फ पार्टनर्स पे अप्लाई होता है, जबकि कोड ऑफ एथिक्स सारी की सारी टीम पे अप्लाई होता है। ये बताया था ना आपको, इसीलिए वो इस यहां पे वर्ड यूज कर रहा है टीम मेंबर। क्या वर्ड यूज कर रहा है? टीम मेंबर। इसका ध्यान रखना है। इसका मतलब ये हुआ, अगर एंगेजमेंट पार्टनर के पास शेयर्स हैं क्लाइंट के, क्या थ्रेट राइज होता है? होता। कौन सा थ्रेट राइज होता है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। अच्छा बताइए, पार्टनर के पास नहीं मैनेजर के पास शेयर्स हैं, फिर थ्रेट राइज होता है? बिल्कुल थ्रेट राइज होता है। कौन सा थ्रेट? अच्छा बताइए, मैनेजर के पास नहीं, टीम मेंबर, सीनियर टीम मेंबर, आर्टिकल्स ट्रेनी स्टूडेंट, इसके पास शेयर्स हैं क्लाइंट के, थ्रेट राइज होता है? बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे टीम मेंबर के लफ्ज की सिग्निफिकेंस समझें, इसका मतलब है पूरी टीम में कोई भी। ये बात समझ आ गई। अगला कंसेप्ट वो कहता है नहीं नहीं भैया, जिस तरह कंपनीज एक्ट में था ना कि कुछ प्रोविजंस में वो रिलेटिव्स को भी कवर करता था, डिस्क्वालिफिकेशन की कुछ प्रोविजंस में रिलेटिव्स को भी, और मैंने आपको बताया था वहां पे आपने ध्यान रखना है किसमें रिलेटिव को कवर कर रहा है किसमें नहीं कर रहा। ठीक है, शेयर होल्डिंग वाली में कवर कर रहा था रिलेटिव को, ठीक है। फिर इसके बाद स्पाउस ऑफ पार्टनरशिप डायरेक्टर, उसमें भी कवर कर रहा था। तो कोड ऑफ एथिक्स में भी याद रखें कि कुछ प्रोविजंस में रिलेटिव्स भी कवर होते हैं, कुछ प्रोविजंस में रिलेटिव्स भी कवर होते हैं। यानी अगर रिलेटिव्स के पास भी शेयर्स हैं तो भी थ्रेट अराइज हो जाएगा, रिलेटिव्स के पास भी शेयर्स हैं तो भी थ्रेट अराइज हो जाएगा। अब कोड ऑफ एथिक्स क्या कहता है? कहता है रिलेटिव होते हैं 3 तरह के। रिलेटिव कितनी तरह के होते हैं? 3 तरह के। एक रिलेटिव होते हैं इमीडिएट फैमिली मेंबर, एक रिलेटिव होते हैं क्लोज फैमिली मेंबर, एक रिलेटिव होते हैं क्लोज रिलेटिव्स। कितनी तरह के रिलेटिव्स होते हैं? इमीडिएट फैमिली मेंबर, क्लोज फैमिली मेंबर, क्लोज रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव। अब इनमें फर्क क्या है सुन लें। इमीडिएट फैमिली मेंबर ये होते हैं स्पाउस और माइनर चाइल्ड। माइनर चाइल्ड को वो
और डिपेंडेंट चाइल्ड भी कहा जाता है। डिपेंडेंट चाइल्ड ये माइनर 18 साल से कम। इमीडिएट फैमिली मेंबर में कौन से रिलेटिव्स हैं? स्पाउस, डिपेंडेंट चाइल्ड या माइनर चाइल्ड। क्लोज फैमिली मेंबर में कौन से रिलेटिव शामिल है? पेरेंट्स, वालिदैन, बहन भाई, सिबलिंग्स और इंडिपेंडेंट चाइल्ड। इंडिपेंडेंट चाइल्ड, वालिदैन, बहन भाई, इंडिपेंडेंट चाइल्ड, ये किधर आते हैं? क्लोज फैमिली मेंबर में। इमीडिएट फैमिली मेंबर में क्या आते हैं? स्पाउस और माइनर चाइल्ड। क्लोज फैमिली मेंबर में क्या आते हैं? पेरेंट्स, वालिदैन, सिबलिंग्स, बहन भाई, इंडिपेंडेंट चाइल्ड। क्लोज रिलेटिव्स में बाकी के सारे रिश्तेदार, क्लोज रिलेटिव्स में बाकी के सारे यार दोस्त रिश्तेदार, वो किधर आएंगे? क्लोज रिलेटिव्स में। जैसे समझ आपको पता है, बाजू का कंसेप्ट समझने के उल्टी सीधी एग्जांपल भी हम ले लेते हैं। तो नॉर्मली स्टूडेंट ये कंफ्यूज कर देते हैं इमीडिएट फैमिली मेंबर में क्या है, क्लोज फैमिली मेंबर में क्या है। तो भाई सीधा सा सोल्व, भाई जो एक कमरे में रहते हैं इमीडिएट फैमिली मेंबर, जो एक घर में रहते हैं वो क्लोज फैमिली मेंबर, और जो इसके अलावा पूरी दुनिया में हमारे जान पहचान वाले हैं वो क्लोज रिलेटिव हो गए। समझाने के लिए। अच्छा, क्लोज रिलेटिव में बताइए भैया, क्लोज रिलेटिव की एग्जांपल दीजिए। क्लोज रिलेटिव में क्या लोग शामिल हैं? जी, फूफो, बिल्कुल ठीक है। और मेरे भाई खाला, और ठीक है, मामू, चचा, दोस्त, ठीक है, नानो, दादो, और वो। ये सारे आगे हमारे किधर? हाँ, ये इसलिए एग्जांपल आई कैप के स्टडी टेक्स्ट में एग्जांपल है, इसलिए एग्जांपल दिए। तो ये 3 रिलेटिव हो गए। 3 आपने कभी पढ़ के नहीं देखा किताबों में क्या कुछ लिखा हुआ है। 3 रिलेटिव हो गए। अच्छा, मजे की बात सुने, इसके बाद नीचे आई कैप आई कोड ऑफ एथिक्स लाइन क्या लिखता है? कहता है रिलेटिव कोई सा भी इन्वॉल्व हो, थ्रेट राइज हो जाएगा। हमने कहा भाई, हमने भी यही सोचा, हमने कहा भाई जब थ्रेट कोई सा भी रिलेटिव हो, थ्रेट इन्वॉल्व हो जाएगा तो अल्लाह के बंदे ये क्लासिफिकेशन करने की क्या जरूरत थी? उसने कहा क्लासिफिकेशन मैंने इसलिए नहीं की कि थ्रेट आएगा कि नहीं, क्लासिफिकेशन मैंने इसलिए की कि थ्रेट सिग्निफिकेंट होगा कि नहीं होगा। यानी थ्रेट सिग्निफिकेंस। अब देखें, बुखार है, अब एक बुखार मतलब होता है कम, एक बुखार होता है ज्यादा, डेंगू भी होता है, ठीक है। तो इसीलिए उसने कहा कि मैंने क्लासिफिकेशन रिलेशनशिप की, रिलेटिव्स की क्लासिफिकेशन किस लिए की? सिग्निफिकेंस डिसाइड करने के लिए। इसका मतलब यह हुआ, अगर शेयर्स है हमारे इमीडिएट फैमिली मेंबर के पास, सिग्निफिकेंस हाई। अगर शेयर्स हैं हमारे क्लोज फैमिली मेंबर के पास, सिग्निफिकेंट मॉडरेट। शेयर्स है क्लोज रिलेटिव के पास, सिग्निफिकेंस लेस। नो नहीं, लेस, सिग्निफिकेंस फिर भी है लेस। तो याद रखें, कभी कभार आई कैप थ्रेट के साथ ये भी कह देता है कि सिग्निफिकेंस बताओ, कभी कभार आई कैप थ्रेट के साथ ये भी कह देता है कि इसकी सिग्निफिकेंस बताओ। तो फिर हम क्वेश्चन में देखेंगे, अगर तो इमीडिएट फैमिली मेंबर इन्वॉल्व है, हम क्या कहेंगे? हाई सिग्निफिकेंस। अगर क्लोज फैमिली मेंबर इन्वॉल्व है, अगर क्लोज रिलेटिव इन्वॉल्व है, हमारा बचपन का दोस्त, बताइए क्या है? क्लोज रिलेटिव, ठीक, क्लोज रिलेटिव। तो ये बात समझ आ गई टीम मेंबर और रिलेटिव्स की। ये कंसेप्ट, टीम मेंबर की कंसेप्ट भी समझा दिया, पूरी टीम कवर होती है कोड ऑफ एथिक्स में। रिलेटिव्स भी समझा दिया, जहां पे रिलेटिव इन्वॉल्व होते हैं समटाइम वो भी कवर होते हैं, और वो 3 तरह के हैं। वो 3 क्लासिफिकेशन हमें कोड ऑफ एथिक्स ने किस लिए बताई? सिग्निफिकेंस के लिए। अब आगे चलते हैं। वो कहता है कि टीम मेंबर विल बी इन्फ्लुएंस्ड बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से इन्फ्लुएंस होगा?
फाइनेंशियल इंटरेस्ट की वजह से, फाइनेंशियल का पैसों का मामला होता है। इसका मतलब है जब पैसों का मामला होगा कौन सा थ्रेट राइज होगा? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट राइज होगा। एग्जाम्पल हमने कहा नहीं, एग्जाम्पल के बगैर हमें आज तक कभी कोई बात समझ नहीं आई। एग्जाम्पल दोगे फिर बात समझ आएगी, वरना नहीं। उसने कहा ये लो पहली एग्जाम्पल, होल्डिंग शेयर्स। शेयर्स हैं क्लाइंट के, पार्टनर के पास शेयर्स हैं, तो क्या कोई थ्रेट रेज होता है? कौन सा थ्रेट? सेल्फ इंटरेस्ट। लेकिन मुझे ये बताइए, अगर क्वेश्चन में उसने एग्जाम में कह दिया एंगेजमेंट पार्टनर होल्ड शेयर्स इन ऑडिट क्लाइंट, तो हम क्या उसे कंडीशंस बताएं कि 90 डेज में डिस्पोज करना, डिस्क्लोज करो, 90 डेज में डिस्पोज करो, कि उसे बताएं थ्रेट राइज होता है? हाँ, जो पूछा हुआ है, शाबाश। अब ये सिचुएशन कंपनी एक्ट में भी डिस्कस हुई हुई है, यही सिचुएशन कोड ऑफ एथिक्स में भी डिस्कस हुई है। एग्जाम में क्या करना है भाई? जो देखना है क्या पूछा है, कंपनीज एक्ट के मुताबिक पूछा है, कोड ऑफ एथिक्स को भूल जाना है। कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक पूछा है, कंपनीज एक्ट को भूल जाना है। ठीक है, तो होल्डिंग शेयर्स का मतलब क्या है कि टीम मेंबर या उसके रिलेटिव्स के पास अगर क्लाइंट के शेयर्स हैं, पैसों का मामला है, कौन सा थ्रेट राइज होगा? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। क्लियर हो गई ये बात? अगली एग्जांपल, लोन लिया क्लाइंट से, लोन अगर कहे एग्जाम में एंगेजमेंट पार्टनर ने बैंक से 2.5 लाख का लोन लिया, तो बताइए क्या करेंगे आप? हाँ, रिक्वायरमेंट देखने हैं। कंपनीज एक्ट कहा तो हम उसे डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ लेके जाएंगे, कोड ऑफ एथिक्स कहा तो फिर थ्रेट की तरफ लेके जाएंगे, थ्रेट की तरफ लेके जाएंगे, फिर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट राइज होता है। अच्छा, अगर लोन लिया मैनेजर ने, थ्रेट राइज होता है? अगर लोन लिया किसी टीम मेंबर ने, बिल्कुल थ्रेट राइज होता है। अच्छा, जिस तरह शेयर होल्डिंग वाली एग्जांपल में भी रिलेटिव्स थे, उसी तरह लोन वाले में भी रिलेटिव्स भी हैं, और इसकी सिग्निफिकेंस भी देखें, सिग्निफिकेंस भी डिपेंड करती है क्या? अच्छा, अब लोन की सिग्निफिकेंस एक तो इस बात पे डिपेंड करती है ना कि हमारी तरफ से इमीडिएट फैमिली मेंबर ने लिया, क्लोज ने लिया, या क्लोज रिलेटिव ने लिया। ठीक है, लोन के केस में सिग्निफिकेंस इस चीज पे भी डिपेंड करती है, भाई लोन लिया किससे? और बैंक से लिया लोन के किसी दूसरी कंपनी से लोन लिया। भाई हमारा क्लाइंट जिससे हमने लोन लिया वो बैंक था कि कोई दूसरी कंपनी थी? अब खुद बताएं, अगर बैंक से लोन लिया है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है कि दूसरी कंपनी से लोन लिया? क्योंकि बैंक का तो रोज का काम है। ठीक है, बैंक का तो रोज का काम है। बैंक से लोन लिया तो वो कम सिग्निफिकेंट है, किसी दूसरी कंपनी से लोन लिया तो ज्यादा सिग्निफिकेंट। और आगे सुने, क्या हमें ये सिचुएशन का एनालिसिस करते हुए ये भी नहीं सोचना चाहिए कि बैंक से लोन लिया है, क्या नॉर्मल रेगुलर टर्म्स एंड कंडीशन पे लिया है या कि कोई स्पेशल फेवर दी गई है टर्म्स एंड कंडीशन की, कि आपको 500 साल के लिए लोन दिया गया 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? तो हम कहें भैया बैंक का तो काम ही यही है, तो थ्रेट ऑफ सिग्निफिकेंट कम हो जाएगी क्या? तो ज्यादा हो जाएगी। क्या अगर किसी दूसरी कंपनी से लोन लिया है तो ये देखना चाहिए कि नहीं कि ये मटेरियल है कि इमटेरियल है? मटेरियल, भाई लोन लिया तो मटेरियल इमटेरियल ये भी तो देखना चाहिए। मटेरियल है तो सिग्निफिकेंस क्या होगी? हाई, और अगर इमटेरियल है तो लो सिग्निफिकेंस। भाई ये बात समझ आई आपको? तो क्या क्लाइंट से लोन अगर ले हम, थ्रेट राइज होता है? कौन सा थ्रेट राइज ले? उसकी सिग्निफिकेंस किस पे डिपेंड करती है? बैंक से लिया है कि किसी दूसरी, 3 चीजों, बैंक से लिया है कि किसी और से, टर्म्स एंड कंडीशन रेगुलर नॉर्मल है कि स्पेशल है, लोन की अमाउंट मटेरियल है कि इमटेरियल। भाई लोन वाली बात क्लियर हो गई? ठीक है, ये केस स्टडीज को सामने रखे आपको समझा रहा हूं, वरना आपके साथ लिखा है एक लफ्ज है, कहानी के अंदर ही घुस गया। ये केस स्टडीज को सामने रखे एक्सप्लेन कर रहा हूं। फिर इसके बाद अब देखे, पहले शेयर्स वाले में भी पैसा इन्वॉल्व था, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। लोन वाली में भी पैसा इन्वॉल्व है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। तीसरी एग्जांपल,
कंटिंजेंट फी, ओवरड्यू फी, अंडरकटिंग। कंटिंजेंट फी, ओवरड्यू फी, अंडरकटिंग, ये तीनों फीस है, तीनों अलग इशू, लेकिन चूंकि फीस से रिलेटेड है इसलिए मैंने इकट्ठे एक ही लाइन में कवर कर दिए। अब इनका मतलब क्या है, कंटिंजेंट फी का मतलब क्या है? देखिए हमारे प्रोफेशन में ऑडिटर जो प्रोफेशनल फीस चार्ज करते हैं, दो तरह से इजाजत है फीस चार्ज करने की। पहला तरीका यह है, क्लाइंट के साथ लमसम फी एग्री कर ले। क्लाइंट कहे हैं सर ऑडिट करवाने के लिए आए, हम कहेंगे बिल्कुल इसीलिए बैठे हैं, कर देंगे ऑडिट। कितने पैसे लेंगे? 50 लाख लेंगे, लमसम फी एग्री कर दें, इसकी इजाजत है। लेकिन इसमें सम टाइम थोड़ा रिस्क होता है। क्या ऑडिट के दौरान में अगर हमारे सामने रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट ज्यादा हो गई, काम करना पड़ेगा, वो फिर ज्यादा काम करने के पैसे एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे, तो इसीलिए ये इसकी भी इजाजत है, ठीक है। लेकिन एक और भी ऑप्शन रखी हुई है जिसकी क्या हम ऑर्ली रेट पे बिलिंग करें, कि हम क्लाइंट के साथ एग्री ये करें सर हमारी टीम जितने आवर्स भी वर्क करेगी आपकी ऑडिट पे, हम हर हिसाब किताब रखेंगे और एंड पे आपको हर आवर के बदले में बिलिंग कर देंगे इस रेट के ऊपर, ठीक है। वो जूनियर का रेट डिफरेंट होता है, मैनेजर का रेट डिफरेंट, पार्टनर का रेट डिफरेंट है, ठीक है। वो ICAP ने अपनी वेबसाइट पे एक टेक्निकल रेट चुकी है, उसमें रेट लिखे हुए हैं, वो रिवाइज होते रहते हैं। ICAP कहता है कम से कम इतने आपने चार्ज करना है। हाँ जूनियर का भी आप जब जाएंगे, उसके बाद जब फॉर्म में आपके आर्टिकल शुरू होंगे, आप प्रोबेबली जो मुझे पुराना कि 4-5 साल पहले मैंने पढ़ा है, वो जूनियर का जो होता था वो कि 400-500 पर आवर होता था, ठीक है। पुराना है, अब शायद 600-700 हो गया होगा, लेकिन आपका खुश होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको मिलना कितना है? वही 11,700, 12,000 हो गया, मुबारक हो आपको। हाँ आपकी तो जिंदगी आसान हो गई। चलिए, तो हाँ दो तरह से फीस की बेसिस अलाउड है। फीस की बात हो रही थी, फिक्स भी, अर्ली रेट पे। लॉयर्स भी मेरा ख्याल है इसी तरह दो तरह के होते हैं। एक तो फीस लमसम एग्री करे, भाई पूरा केस हम डील कर लेंगे, निकालें 10 लाख। और दूसरे होते हैं कि कहते हैं कि हम हर पेशी के ऊपर आपसे अलग पैसे लेंगे। एक जगह मैं पढ़ा था कायदेआज़म के बारे में, जब कायदेआज़म वकालत करते थे तो वो अर्ली रेट पे बिलिंग किया करते थे। अब चाहे केस बड़ा है या छोटा है, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता था केस की सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन वो अगर 2-3 पेशियों में जीत गया, वो सिर्फ उतनी बिलिंग किया करते थे। वो पार्टी कहती थी सर ज्यादा पैसे ले लो, कहते नहीं मेरा असूल ही है ये अर्ली बेस पे बिलिंग। तो दो तरह से हम बिलिंग कर सकते हैं, हमारा प्रोफेशन लमसम भी। इसके अलावा अगर किसी और बेसिस पे आपने एग्री किया तो वो कंटिंजेंट फी होगी, उसकी इजाजत नहीं। कंटिंजेंट फी का मतलब है जब आप फीस लिंक कर दे किसी आउटकम पे। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइंट ने पूछा सर ऑडिट करवाना है, हमने कहा इसलिए तो बैठे हैं, बिल्कुल कर देंगे। क्लाइंट ने पूछा फीस, हमने कहा आप बताओ। क्लाइंट कहने लगा सर जितना प्रॉफिट होगा 10% आपकी फीस। अब बताइए क्या ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? अगर एक्सेप्ट करते हैं तो फिर क्या होगा? फिर ऑडिट नहीं होगा, फिर तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। वो जो भी एडजस्टमेंट प्रॉफिट को कम करेगी, पार्टनर कहेगा इसको छोड़ दो, ये प्रॉफिट नहीं हमारी फीस कम हो रही है। और जो एडजस्टमेंट प्रॉफिट को बढ़ाएगी, फौरन रिकॉर्ड करो इसको। कंटिंजेंट फी की पहली एग्जांपल। कंटिंजेंट फी की दूसरी एग्जांपल सुने। क्लाइंट ने कहा सर ऑडिट करवाना, हमने कहा बिल्कुल। क्लाइंट ने कहा फीस, हमने कहा तुम बताओ। क्लाइंट कहने लगा सर अगर तो आप अनमोडिफाइड ओपिनियन देंगे फीस होगी 50 लाख, अगर क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे फीस होगी 10 लाख, अगर एडवर्स या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देंगे फीस होगी 10 रुपए। बताइए एग्री कर लें? बिल्कुल एग्री कर लिया, फिर तो कंफर्म में अनमोडिफाइड ओपिनियन ही देंगे हम फीस लेने के चक्कर में। ये भी कंटिंजेंट फी। तीसरी एग्जांपल सुने। क्लाइंट ने कहा ऑडिट करवाना, हमने कहा बिल्कुल। क्लाइंट ने कहा फीस, हमने कहा आप बताइए। क्लाइंट कहने लगा सर अगर आप 3 महीने के बाद हमें ऑडिट रिपोर्ट देंगे साइन करके तो आपको फीस मिलेगी 10 लाख, अगर 1 महीने के बाद ऑडिट रिपोर्ट साइन करके देंगे फीस मिलेगी 20 लाख, अभी के अभी साइन करें ये 50 लाख ले लें। अब बताइए एग्री कर लें क्या? नहीं करना भैया, कंटिंजेंट। एग्जाम में यही लिखेंगे कि एग्री नहीं करना, कंटिंजेंट फी। अच्छा देखें ये आर्ली रेट के साथ फर्क है। ये आर्ली रेट में जितना ज्यादा आवर्स लगाते थे फीस उतनी ज्यादा होती थी, वो जस्टिफाइड है। यहाँ पे जितना कम टाइम लगा रहे हैं फीस उतनी ज्यादा हो रही है।
ये जस्टिफाइड नहीं है। अगली एग्जांपल सुना, उसने कहा सर हम आपसे ऑडिट नहीं करवा रहे, टैक्स का काम है। हमने कहा बिल्कुल हम वो भी करते हैं। मैंने कहा अच्छा फीस क्या? हमने कहा आप बताएं। उसने कहा सर FBI वालों से जितना मेरा टैक्स सेविंग करवाएंगे 50% आपका, 50% मेरी टैक्स सेविंग, 50%। बताइए ये कंटिजेंट फी है कि नहीं? बिल्कुल है। क्या मतलब? जितनी टैक्स सेविंग होगी आउटकम पे डिपेंड करता है ना, उसका 50% होगा, बिल्कुल कंटिजेंट फी है। तो उसका मतलब कंटिजेंट फी की कभी भी इजाजत नहीं, चाहे इंश्योरेंस सर्विस हो चाहे नॉन इंश्योरेंस सर्विस हो। भी समझ आती बात? कंटिजेंट फी को टिक कर दिया हमने एग्जांपल्स के साथ। आगे चलते हैं, ओवरड्यू फीस। ओवरड्यू फीस क्या होती है? पहले मुझे बताइए, फीस हमने ऑडिट रिपोर्ट दी क्लाइंट को, फीस ड्यू कब होती है? भाई जब आपने रिपोर्ट साइन की उसके बाद ड्यू होगी, अब हमारा हक है हमें पैसे मिले। नॉर्मली फीस पे हो जाती है 2-3 महीने में, लेकिन अगर पूरा साल गुजर जाए और फीस पे ना हो, इसे हम कहते हैं ओवरड्यू फीस। तो ओवरड्यू फीस का मतलब क्या है? अगर पिछले साल की फीस अभी तक पे नहीं हुई, इसे क्या कहते हैं? ओवरड्यू फीस। अगर पिछले साल की फीस अभी तक पे नहीं हुई, इसे क्या कहते हैं? ओवरड्यू फीस। इसमें कोड ऑफ एथिक्स हमें 2 सिचुएशंस को अलग करता है। कहता है अगर तो पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया है, उसकी फीस पे नहीं हुई, प्रीडिसेसर ऑडिटर की फीस पे नहीं हुई, तो जब तक उसकी फीस पे नहीं होगी हम क्लाइंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। केस स्टडी याद आई कोई? जब तक टेस्ट वाली, जब तक फीस पे नहीं होगी क्लाइंट एक्सेप्ट नहीं। ये सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, अगर पिछले साल का ऑडिट हम ही ने किया है और इस साल का ऑडिट भी हम कर रहे हैं, अब पिछले साल की फीस पे नहीं हुई, इसमें कोड ऑफ एथिक्स थोड़ी सी इजाजत दे देता है। कहता है ऑडिट शुरू कर लो, एक्सेप्ट कर लो, ऑडिट शुरू कर लो, इसको खत्म नहीं करना, रिपोर्ट पे साइन नहीं करना। कब तक? जब तक हमें पैसे नहीं मिल जाएंगे पिछले साल के। ठीक है। अच्छा ये क्यों उन्होंने मना की? इस बात से ये रिक्वायरमेंट क्यों? देखिए जब हम क्लाइंट से हम रिपोर्ट साइन करने लगे इस साल की, हमारे मैनेजर ने चुपके से हमारे कान में बताया सर पिछले साल की फीस अभी तक पे नहीं हुई। हमने कहा ठहरो भैया पहले CFO से पूछ लें, अभी रिपोर्ट साइन करते हैं, पहले CFO से पूछ लें। हमने CFO से कहा सर आपने पिछले साल की फीस क्यों नहीं पे की? उन्होंने कहा सर देखिए आजकल हमारे माली हालात जो है ना वो बड़े खराब हैं, इसीलिए हमने पिछले साल की फीस पे नहीं कर। अब बेफिक्र रहें, रिपोर्ट साइन करें, 2-3 महीने के अंदर आपको दोनों साल की इकट्ठी फीस दे देंगे। ये CFO कह रहा है ऊपर ऊपर से, अंदर अंदर से क्या कह रहा है? भूल गए हो पिछले साल क्वालिफाइड ओपिनियन दिया था, कैसा मैंने फीस को दबा लिया आपके। अब इस साल भी मैं देखता हूं, अगर तो आप अनमोडिफाइड ओपिनियन देते हैं तो मैं पिछले साल की गलती माफ कर दूंगा, दोनों सालों की फीस दे दूंगा। लेकिन अगर इस साल भी तुम लोगों ने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया तो जिस तरह पिछले साल की फीस दबा ली, इस साल की फीस भी दबा लूंगा। ये CFO अंदर ही अंदर कह रहा है। अब पार्टनर भी जाहिर है वो भी इसी दुनिया में रहता है, उसे भी पता है पार्टनर दिल में क्या सोच रहा है। पार्टनर कह रहा है यार इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट तो मैंने किया है, कैश फ्लो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बैंक बैलेंस भी बहुत ज्यादा है, ये मुझे फीस देते हुए ना कोई मसला होता है। ये लगता है पिछले साल जो क्वालिफाइड ओपिनियन दिया इसका गुस्सा उतार रहे हैं हमारे पे। तो अगर इस साल भी हमने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया तो फीस पिछले साल की भी मारी गई, इस साल की भी मारी गई। तो ऐसा करते हैं, अब जिंदा भी तो रहना है, जिंदा रहेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे ना, तो अनमोडिफाइड ओपिनियन दे देते हैं, इस साल क्वालिफाइड ओपिनियन नहीं देते। बताइए क्या पार्टनर बायस हो सकता है, इन्फ्लुएंस हो सकता है अगर पिछले साल की फीस पेंडिंग होगी? हो सकता। इसीलिए कोड ऑफ एथिक्स ने कहा कि जब आप रिपोर्ट्स पे साइन कर रहे हो, मेंटली इंडिपेंडेंट हो, उस वक्त आपके जहन में ये टेंशन ना चल रही हो कि पता नहीं मुझे फीस पिछले साल की तरह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उस वक्त आप फीस कलेक्ट कर लें और इस साल की फीस के बारे में परेशान ना हो, आपको पता है अगला ऑडिटर आएगा वो इंश्योर करेगा कि मैं फीस पे। तो ओवरड्यू फीस में रिक्वायरमेंट क्या है? 2 चीजें। अगर पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया था, हमने इंश्योर करना है कि उसको पेमेंट हो जाए, फिर ऑडिट एक्सेप्ट करेंगे। अगर पिछले साल का ऑडिट हमने किया है तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन तब तक साइन नहीं करनी जब तक वो पे ना हो जाए। फर्क समझ आ गया दोनों में? ये ओवरड्यू फीस भी क्लियर हो गया। इसके बाद है अंडरकटिंग। अंडरकटिंग के बारे में सुन लें।
मुझे बताइए, मैंने आपको क्या बताया कि जो सीए फर्म्स होती हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, आपस में कंपेटिटर होते हैं क्या? पेडी भाई, पेडी भाई। और ये जो यूफोन और जैज वाले हैं ये क्या है? और ये जो सर्फ एक्सेल वाले और एरियल वाले हैं, कंपेटिटर्स हैं। आपने इकोनॉमिक्स में शायद पढ़ा होगा कि जो कंपेटिटर्स होते हैं एक दूसरे के कस्टमर्स को खींचने के लिए दो बड़ी स्ट्रेटजीज होती हैं उनकी। एक होती है प्राइस वार और एक होती है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के जरिए से एक दूसरे के क्लाइंट को अट्रैक्ट करते हैं। चूंकि आईकैप ये कहता है कि सीए फर्म्स आपस में कंपेटिटर नहीं होनी चाहिए, इसलिए आईकैप ने प्राइस वार के ऊपर भी रेगुलेशन लगा दी, नहीं कर सकते, और एडवर्टीजमेंट के ऊपर भी रेगुलेशन लगा दी कि ये भी तकरीबन नहीं कर सकते, दोनों के ऊपर। क्योंकि अगर एक ही भी इजाजत दे देते तो फर्म तो बेतहाशा फिर क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह की प्रैक्टिसेस करते हैं। ठीक है, क्योंकि प्राइस वार से होता क्या है ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब मैं छोटा था, तकरीबन 7-8 साल का, मुझे वीडियो गेम्स खेलने का बहुत शौक था। तो हमारे घर के पास ही एक वीडियो गेम्स की दुकान थी। गलती से मैं उधर चला गया 2-4 दफा और पकड़ा गया। घर के पास हुई थी, कोई भी रिलेटिव जो गुजरे किसी ने देख लिया, शिकायत लगा दी, फिर कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैंने सबक सीखा। मैंने कहा जब भी गेम्स खेलनी है ना, घर से दूर जाना है। 15-20 मिनट की वॉक पे 2 दुकानें थी आमने सामने गेम्स की, मैं उधर जाया करता था। हाँ, समझ गए आप क्या होगा? हाँ, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो अच्छा वहां पे क्या होता था, आमने सामने दुकान, दोनों कंपेटिटर्स होते थे। तो उधर 1 रुपए का टोकन होता था। एक दिन क्या हुआ, मैं उधर गया तो मैंने देखा जो लेफ्ट साइड वाला शॉपकीपर है उसने बड़ा बोर्ड लगाया हुआ है 1 रुपए के 2 टोकन, और उसकी दुकान में बेतहाशा रश, और दूसरे सामने वाली राइट साइड वाली दुकान खाली। अब जाहिर है उधर 1 रुपए का 1 टोकन, इधर बोर्ड लगा 1 रुपए के 2 टोकन। फिर उसके बाद दूसरे दिन क्या देखा, राइट साइड वाले ने बोर्ड लगाया हुआ क्या, 1 रुपए के 3 टोकन। अब उधर सारा रश और उधर की दुकान खाली। अगले दिन लेफ्ट वाले ने लगाया हुआ 1 रुपए के 3 टोकन, कल 4 मिलेंगे। कल 4 मिलेंगे, यानी उसने कहा कि आज खरीदें, कल आपको मजीद फायदा दिया जाएगा। अब देखिए कुछ अरसे के बाद दोनों का बोर्ड उतर गए हैं, वो दुकानें भी बंद होने को आ गए। शायद उनको बिजली का बिल आया होगा, फिर उन्हें एहसास हुआ होगा कि भाई ये जो हम आपस में प्राइस वार कर रहे हैं इसमें हमारा नुकसान हो रहा है, सिर्फ कस्टमर का फायदा हो रहा है। तो याद रखें जब प्राइस वार होती है इसमें फर्म्स की जो क्वालिटी होती है, प्रोडक्शन होती है, वो कंप्रोमाइज होता है। कोई भी कंपनी जब अपनी प्रोडक्ट की प्राइस कम करती है तो उसकी कोशिश होती है उसका प्रॉफिट फिर भी प्रॉफिटेबल रहे प्रोडक्ट, वो दूसरी तरफ से कॉस्ट कम करने की कोशिश करती है। अगर आईकैप ने प्राइस वार की, मैं सिर्फ इसमें प्राइस वार को डिस्कस कर रहा हूं, एडवर्टाइजमेंट फिर किसी कंसर्ट में डिस्कस करना, इसी चैप्टर में आगे चल के आएगा। आईकैप प्राइस के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगाता, ठीक है, तो होता क्या, फर्म ए कहती 20 लाख में ऑडिट किया है, फर्म बी उसी क्लाइंट को कहती सर मेरे से 15 लाख में करवा ले। फर्म ए, अच्छा अगला ऑडिट 15 लाख में हो जाता है तो क्या फर्म ए चुप करके बैठ जाती, वो कहते सर मेरे से 10 लाख में करवा ले, फिर 8, 7, 6, 5 पे बात आ जाती है। अच्छा अब इसमें रेवेन्यू कम हो रहा है, फीस कम हो रही है, इसका दूसरा इफेक्ट देखिए क्या होता कि फर्म की कोशिश होती कि हमारा रेवेन्यू कम हो रहा है लेकिन ये फिर भी प्रॉफिट रहे हमें, दूसरी तरफ कॉस्ट कम करने की कोशिश करते हैं। कॉस्ट कम करने की कोशिश में क्या करते हैं, क्वालिटी कंप्रोमाइज हो जाती। वो कहते हैं हम जो आर्टिकल स्टूडेंट से काम करवाने की बजाय आई कॉम बी कॉम वालों से काम करवा लेते हैं। वो कहते हैं हम आईएसए की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने की बजाय ज्यादातर रिक्वायरमेंट्स जो आसानी से पूरी हो जाती हैं वो कर लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। तो क्या प्राइस कम करने से क्वालिटी कंप्रोमाइज होती? बिल्कुल होती। इसी वजह से कोड ऑफ एथिक्स ये कहता है, अब सुने प्रोविजन की तरफ, कि आपने पिछले साल वाले ऑडिटर से कम फीस चार्ज नहीं करने, ज्यादा कर सकते हैं उतनी भी कर सकते हैं, कम फीस चार्ज नहीं करनी।
पिछले प्रीडिसेसर ऑडिटर से कम फीस चार्ज करने को कहते हैं अंडरकटिंग। और अगर आपने प्रीडिसेसर ऑडिटर से कम फीस चार्ज की, आई कैप एज्यूम करेगा आप प्राइस वार की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो अंडरकटिंग का मतलब क्या है? प्रीडिसेसर ऑडिटर से कम फीस चार्ज करना। तो ये नहीं होना चाहिए। ये बात समझ आ गई? इसकी एक एक्सेप्शन है, वो हम जब रेलिवेंट डिस्कशन करेंगे इस सेक्शन पे दोबारा जाके मैं डिटेल में ये सारे जो हमने पढ़े हैं ये दोबारा भी डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि ताकि केस स्टडी आई कैप इसमें स्टार्ट करता है, टेस्ट करता है, तो हम श्योर रहें कि हमें हर एंगल से पता चल गया। भाई सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्लियर हो गया। अगली एग्जाम्पल फेमिलियरिटी थ्रेट। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट में मसला था पैसों का। फेमिलियरिटी थ्रेट क्या है? कहता है फेमिलियरिटी थ्रेट है टीम मेंबर विल बी, टीम मेंबर है यानी पूरी टीम को कवर कर रहा है, सिर्फ पार्टनर को नहीं। टीम मेंबर विल बी टू सिंपैथेटिक, बहुत ही नरम दिल हो जाएगा, रहम दिल हो जाएगा। टू क्लाइंट, क्लाइंट के लिए, किस वजह से? बिकॉज ऑफ लॉन्ग और क्लोज रिलेशनशिप। लॉन्ग और क्लोज रिलेशन, यहां पे फाइनेंस इन्वॉल्व नहीं है, पैसा इन्वॉल्व नहीं है, क्या इन्वॉल्व है? रिलेशनशिप। जैसे फॉर एग्जाम्पल कह रहे फैमिली और पर्सनल रिलेशनशिप। अगर फर्ज कीजिए कि मैनेजर का भाई क्लाइंट में मैनेजर अकाउंट्स है, कोई थ्रेट राइज होता है, कौन सा? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट। पैसों का मसला नहीं है, ठीक है, रिलेशनशिप का मसला है। कौन सा थ्रेट राइज हुआ? फेमिलियरिटी थ्रेट। इसी तरह बताइए अगर एंगेजमेंट पार्टनर है, उसके स्पाउस क्लाइंट में डायरेक्टर है, तो बताइए एग्जाम में आ गया क्या लिखेंगे? रिक्वायरमेंट देखेंगे, शाबाश, दोनों जगह डिस्कस। अगर कंपनीज एक्ट के बारे में पूछ रहा है तो क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन तरफ लेके जाएंगे बात। कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक पूछ रहा है तो ठीक है। फैमिली और पर्सनल रिलेशनशिप। अच्छा मेरा रिलेटिव कोई नहीं है, मेरा दोस्त काम करता है क्लाइंट पे, थ्रेट राइज हो गया? बिल्कुल थ्रेट राइज। दोस्त भी आपको पता है क्लोज रिलेटिव में कवर होते हैं। दूसरा लॉन्ग एसोसिएशन। लॉन्ग एसोसिएशन का कंसेप्ट क्या है? कहता है लॉन्ग एसोसिएशन का मतलब यह हो सकता है कि हमारा कोई उधर रिलेशनशिप नहीं है फिर भी फेमिलियरिटी थ्रेट राइज हो जाए। वो कैसे? कहता है आपने अपने एक टीम मेंबर को क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए भेजा, पहले साल भेजा, 3-4 महीने उधर रहा, वापस आ गया, कोई इशू नहीं। दूसरे साल फिर उसी को भेज दिया, 3-4 महीने उधर रहा, वापस आ, कोई इशू नहीं। तीसरे साल फिर उधर भेजा, 3-4 महीने उधर रह के ऑडिट किया, वापस आ गया, कोई इशू नहीं। कहते चौथे साल जब भेजने लगेंगे तो ठहर जाए, जरा सोच लें। क्या सोचें? कि भाई ये भी इंसान है, उधर भी इंसान है, ठीक है। तो क्या अब ज्यादा अरसा अगर वो कंटिन्यूसली वहां पे जाके काम कर रहा है तो क्या वहां के लोगों के साथ उसकी यारी दोस्ती नहीं होगी? वो बिल्कुल होगी। तो स्टार्ट में पहले तो कोई फेमिलियरिटी थ्रेट नहीं था, लेकिन अगर कंटिन्यूसली लॉन्ग टाइम, लॉन्ग पीरियड के लिए आप एक ही टीम मेंबर को भेजे क्लाइंट पे, तो फिर कुछ पीरियड के बाद, फॉर एग्जांपल 3 साल के बाद, फेमिलियरिटी थ्रेट राइज हो जाएगा। किस वजह से? लॉन्ग एसोसिएशन की वजह से, ठीक है। ये कोड ऑफ एथिक्स वर्ड यूज करता है लॉन्ग पीरियड के लिए भेजा, साल मेंशन नहीं करता। वो जब हम फिर आई कैप के 5 पेपर के क्वेश्चन देखते हैं तो पता चलता है 3 साल से या उससे कम कहता है थ्रेट नहीं है। जब 3 साल, चौथा साल शुरू होता है या उसके बाद फिर कहता है थ्रेट है। जब कहे वो मिस्टर ए हैज बीन टीम मेंबर फॉर मेनी इयर्स, तो फिर क्या मतलब है? थ्रेट है कि नहीं है? बिल्कुल है। स्टूडेंट कहने लगा सर 2 साल भी तो हो सकता है। मैं कहा भाई मैनी 2 साल थोड़ी कहेगा, ठीक है, मैंने कहा था कई साल। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे क्लास में ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो पहली दफा पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए एक जैसे सारे बराबर। लेकिन कुछ खास स्टूडेंट होते हैं जो पहले सेशन में भी पढ़ते हैं, फिर दूसरे सेशन में भी हमसे वही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिर तीसरे सेशन में भी वही सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो फिर मुझे बताइए चौथे सेशन में क्या हमारे लिए नॉर्मल रहे? एसोसिएशन हो जाती है ना, फिर चौथे सेशन में वो टीए बन जाते हैं, वो स्टूडेंट नहीं रहते। तो उसी तरह कह रहा है कि लॉन्ग एसोसिएशन की वजह से थ्रेट राइज हो गया।
भाई ये समझ आई लॉन्ग एसोसिएशन वाली बात? समझ आई? तो 2 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, अगर आपने इनका आंसर सही बता दिया तो आगे चलेंगे, वरना रिपीट करना पड़ेगा मुझे। भाई तैयार है? पहला सवाल, कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक आंसर करना है। मैं पहले बता दूं दोनों के, आपने थ्रेट बताना है कौन सा, ये या दोनों, या दोनों। पहला क्वेश्चन, एंगेजमेंट पार्टनर के फादर के पास क्लाइंट के शेयर्स हैं, कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है सेल्फ इंटरेस्ट, सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट पे हाथ उठाया सही था। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है सिर्फ फेमिलियरिटी थ्रेट, कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है दोनों? भाई ये जिन्होंने कहा सेल्फ इंटरेस्ट सिर्फ होगा वो पास हैं, जिन्होंने कहा दोनों वो फेल है। और भाई फेमिलियरिटी थ्रेट तब राइज होगा क्वेश्चन में जैसे ही फादर आ गया सिस्टर, तो थ्रेट राइज नहीं होता। थ्रेट तब राइज होगा जब वो रिलेटिव्स क्लाइंट पे काम कर रहा होगा। मैंने ये कहा है पार्टनर के फादर के पास शेयर्स हैं, ये थोड़ी क्या वो उधर काम भी कर रहा है। तो इसमें सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट तो राइज हुआ, फेमिलियरिटी थ्रेट राइज नहीं हुआ। फादर का लफ्ज क्वेश्चन में आ जाने से फेमिलियरिटी थ्रेट राइज नहीं होगा जब तक के क्वेश्चन ये ना कहे फादर उधर काम भी कर रहा है। भाई पहला क्वेश्चन गलत। अब दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है? नहीं पहला मेजॉरिटी ने गलत। दूसरा क्वेश्चन में उसने कहा कि हमारा एक मैनेजर है, उसकी एंगेजमेंट हुई किसी के साथ। अब जो उसका फादर इन लॉ है वो क्लाइंट में डायरेक्टर भी है, 25% शेयर्स भी है उसके पास। ये आई कैप के क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन निकाल के आपके सामने रखा है। दोनों मतलब सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट में, फेमिलियरिटी थ्रेट पे, ठीक है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी है। अच्छा सिग्निफिकेंस क्या है? थोड़ा कहने लगा बहुत सिग्निफिकेंस है, बहुत सिग्निफिकेंस। भाई कौन सी सिग्निफिकेंस है? कोई वो क्लोज रिलेटिव में आता है, वो इमीडिएट फैमिली मेंबर में थोड़ी है। फिर क्या नहीं सर पाकिस्तान में बहुत होती है, अगर बस भी कर रहे हैं, तेरी मेहरबानी। सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? क्योंकि इमीडिएट फैमिली मेंबर नहीं है, क्लोज फैमिली मेंबर नहीं है, क्लोज रिलेटिव है, ठीक है? हाँ बिल्कुल होगी। तो इस सिचुएशन में सही बताया आपने, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी राइज होगा, फेमिलियरिटी थ्रेट भी राइज होगा। एंड पे एक रूल लिखवा रहा हूं, गुर की बात बता रहा हूं, गुर की बात बता रहा हूं, और मुझे पूरा यकीन है इसके ऊपर आपने अमल कोई नहीं करना। अमल करें तो पास ना हो जाए। गुर की बात, एक सिचुएशन में एक से ज्यादा थ्रेट आ सकते हैं। एक सिचुएशन में एक से ज्यादा थ्रेट आ सकते हैं। हमने सारे थ्रेट्स लिखने होंगे, हमने सारे थ्रेट्स लिखने होंगे। ये नहीं कि 3 थ्रेट आ रहे हैं तो एक ही लिखा है। भाई लिख लिया, एक सिचुएशन में एक से ज्यादा थ्रेट आ सकते हैं, हमने सारे थ्रेट लिखने होंगे। अब सारे और थ्रेट के दरमियान में एक और लफ्ज खास तौर पे ऐड करें, रेलिवेंट। स्टूडेंट कहने लगा अच्छा सारे थ्रेट, सर ये तो बहुत आसान हो गया, हर केस में 500 के 500 थ्रेट छाप देंगे हम। मैंने कहा नहीं भैया, एक सिचुएशन में एक से ज्यादा थ्रेट आ सकते हैं, हमने सारे रेलिवेंट थ्रेट लिखने होंगे। सारे कौन से थ्रेट लिखने होंगे? ये नहीं कि आपको सर ने एक दफा कहा था क्लास में, आधी बात करने की आदत होती है स्टूडेंट को, एक दफा कहा था क्लास में एक्स्ट्रा लिखने से कोई मसला नहीं होता है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे 3 थ्रेट आ रहे हैं, हम 500 के 500 लिख देते हैं। मुझे याद नहीं है कि एग्जैक्ट कौन से 3 थ्रेट आ रहे हैं, तो जो इररेलेवेंट होगा एग्जामिनर काट देगा और मुझे रेलिवेंट किस नंबर के अंदर कहेगा भाई यही तो चेक करना था। तो याद रखे, एक सिचुएशन में एक से ज्यादा थ्रेट आ सकते हैं, हमने सारे रेलिवेंट थ्रेट्स लिखने होंगे। बात समझ आ गई?
चलिए सेल्फ रिव्यू भी कल पे कर लेते हैं हम। चलिए आज के लेक्चर का यहाँ पे अख्ताम होता है।